दोस्तों नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कोलख्या आप सबों का हार्दिक स्वागत है फंडामेंटल इंडिया पर। और आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को देखें, पसंद करें और दोस्तों के बीच में इसे साझा करें। आज हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन अभी तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो भी संभावित है उसको लेकर काफी राजनीतिक गहमागहमी है और ये गहमागहमी बहुत तेज है। यूं तो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, जो SIR है, जिसको बोलते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची का, तो अभी उसकी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। तो देखें नतीजा क्या निकल सकता है, क्या निकलता है, यह अभी देखा जाना चाहिए। देखिए, चुनाव संबंधी जितनी भी संवैधानिक प्रावधान है उनका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अनेक प्रकार की अदालती चुनौतियों के कारण अवरुद्ध या बाधित होने से रोकना तथा यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक संपन्न हो। चुनावी अन्याय की हर कोशिश को रोककर नागरिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके, यही तो संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य होता है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में जो जारी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रोग्राम है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ने कई आशंकाओं को जन्म दिया है। ताकि अब इस पर बातचीत हो रही है, यह बड़ा मुश्किल लग रहा है कि न्याय सुनिश्चित होगा। अभी फील्ड पर जाकर के कई पत्रकार जाकर के जीरो ग्राउंड से देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, और जो अपडेशन की प्रक्रिया है या अपलोडिंग की प्रक्रिया है मतदाता सूची के लिए, तो उसमें कई तरह की खामियां या कई तरह की विसंगतियां को देख रहे हैं। और जब वो रिपोर्ट करते हैं तो तरह तरह की कार्रवाइयां भी हो रही है। आप सभी जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार और यूट्यूबर अजीत अंजुम पर जिस ढंग से FIR वगैरह हुई है, जो प्रक्रिया जारी है वह काफी भयावह है। हालांकि वो तो जनता का काम कर रहे हैं और ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे सरकारी काम बाधित हो, बल्कि कहा यह जा सकता है कि सरकारी मिशनरियों ने अपनी ताकत के बल पर जनता के काम को करने में बाधा उत्पन्न किया है। देखिए, हम सभी तो आखिर जनता का ही काम करते हैं, तो सरकारी काम में बाधा उपस्थित करना या बाधा खड़ी करना अगर गलत है तो जनता के काम में भी सरकारी मिशनरियों की शक्ति के द्वारा बाधा खड़ा करना भी तो उस जनता के प्रति कोई बहुत अच्छा व्यवहार तो है नहीं। बहरहाल देखिए, अभी तो मामला न्यायालय के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा। लेकिन अभी SIR जारी है, पुनरीक्षण का काम जारी है। तो इसके साथ ही इस पुनरीक्षण में जो सबसे अधिक इसकी चर्चा हो रही है वो हो रही है BLO की, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर। देखिए, BLO कोई ऑफिशियल उस ढंग का पोस्ट नहीं है, बल्कि यह एक फंक्शनल असाइनमेंट है जो काम करने के लिए चुनाव आयोग को जो अधिकारी होते हैं, जो जिला प्रशासन में होते हैं, उनका अधिकार होता है रिटर्निंग ऑफिसर को, और वो असाइनमेंट सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों को, बहुत ही साधारण स्तर के कर्मचारियों को यह असाइनमेंट, फंक्शनल असाइनमेंट दिया जाता है कि आप इस काम को कीजिए। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे BLO कोई सरकारी पद हो, इस तरह का भ्रम हो रहा है। वो कोई सरकारी पद में उनको ट्रेनिंग दी जाती है और हर फंक्शनल असाइनमेंट के बाद ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ SIR या गहन पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले दी गई होगी या दी गई है, बल्कि हर फंक्शनल असाइनमेंट के पहले इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। तो BLO का काम क्या है? BLO का काम है मतदाता सूची को अद्यतन करना, मतदाता पंजीकरण में सहायता करना, मतदाता जागरूकता अभियान चलाना और मतदान केंद्र स्तर पर चुनाव प्रक्रिया को सुचारू। अब ये सुचारू करना और सब कुछ को सही करना, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरी कवायद का लक्ष्य मतदाता सूची का शुद्धिकरण, यानी कि उसमें बहुत सारे अशुद्ध तत्व घुस गए हैं, उनको निकाल देना,
और उनको निकाल करके बाहर करना, और बाहर कर देने के बाद लेकिन उसमें वो किनका नाम शामिल करेंगे, ये बार बार आ रही मीडिया में सूचना कि इतने लाख लोगों को अलग कर दिया जाएगा या मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि कितने नए लोगों की जुड़ने की संभावना है। के साथ साथ ये भी बताते चलिए, लेकिन सारी बातें किससे पूछें, किससे करें शिकायत, सारी बातें तो सूत्रों के माध्यम से होती है। तो सूत्र जब आते हैं तो अपनी बात करके चले जाते हैं, सूत्र एक सुरसुरी देते हैं, चले जाते हैं, सूत्र सुनते नहीं हैं, सूत्र सिर्फ कहते हैं। आज के जो सूत्र हैं, बहरहाल देखिए, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 के तहत उनकी जो विभिन्न धाराएं हैं, 13B2 आदि आदि, जो ERO होते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, और वो सब ये काम उनको सौंपते हैं। बहरहाल BLO अपने मूल प्रशासनिक विभाग के अधीन नियंत्रण में ही रहते हैं, उनके अधीन काम करते हैं और इस असाइनमेंट को भी पूरा कर रहे हैं। देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग को सरकार के सक्रिय नियंत्रण से स्वतंत्र और निष्पक्ष और राजनीतिक रूप से निष्पक्ष बनाए रखने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक विभिन्न प्रावधानों में अतिरिक्त सावधानी बरती गई है। यहाँ तक कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सरकार मनमाने तरीका से अपदस्थ या बर्खास्त नहीं कर सकती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपदस्थ करने के लिए वह सारी प्रक्रियाएं निर्धारित हैं जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने के लिए अपनाई जाती है, और यह कोई बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है। तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के बिना तो अपदस्थ किया ही नहीं जा सकता। हमारे मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं हमारे, उनकी संस्तुति, उनकी सिफारिश के बाद ही उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इतनी संवैधानिक सावधानी बरती गई है, लेकिन हाल के अनुभव से मुख्य चुनाव आयुक्त को पदस्थ या अपदस्थ करने की जो हमारी प्रक्रिया है, उसमें एक विसंगति दिख रही है। और विसंगति क्या है, भी उस पर चर्चा करेंगे कि जिसके अपदस्थ करने के लिए इतनी सावधानी बरती गई है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को, उसके पदस्थ करने की, यानी कि उसकी नियुक्ति के लिए बहुत सावधानी नहीं बरती गई है, उसमें उतनी जटिलता नहीं है। क्योंकि अभी जो नियम कानून प्रभावी है उसके अनुसार प्रधानमंत्री स्वयं, उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री कोई एक और नेता प्रतिपक्ष की एक समिति बनाई जाती है, और जिनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किया करती है। अब ये एकदम कितनी जैसी प्रक्रिया है, लेकिन यह हटाने की प्रक्रिया तो बहुत ही जटिल है। तो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति और उस पद से विनियुक्ति की प्रक्रियाओं में भी संगति और संतुलन का अभाव एक विसंगत स्थिति पैदा कर देती है, जो कि यहाँ है। क्योंकि जिस नियुक्ति की प्रक्रिया जितनी सरल है, विनियुक्ति की प्रक्रिया उतनी ही कठिन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विनियुक्ति की जो प्रक्रिया है, जो बर्खास्त करने की, हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, उन्हीं प्रक्रियाओं के अनुसार, उन्हीं प्रक्रियाओं के संदर्भ में, संतुलन में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को भी अपनाने की कोशिश की जानी चाहिए। नहीं तो जो दिक्कत अभी देखने में आ रही है चुनाव आयुक्त को लेकर के, जो भरोसाहीनता और जिस प्रकार का परसेप्शन बन रहा है, उसके लिए तो और कोई बात कैसे इसको क्या। तो होता क्या है कि जिस पवित्र भावना से पदस्थ व्यक्ति या व्यक्तियों की स्वतंत्रता और राजनीतिक निष्पक्षता की कामना के साथ ऐसी संवैधानिक व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर यह विसंगति रहती है तो सबसे पहले पदस्थ व्यक्ति या व्यक्तियों को स्वतंत्रता और राजनीतिक निष्पक्षता की उसी भावना के विपरीत चलने का रास्ता ये विसंगति बना देती है। यानी कि जो विसंगति है उससे क्या होता है कि उनकी स्थिति को जितनी मजबूत की गई है, वह मजबूती ही उन्हें एक ऐसे रास्ते पर जाने की सुविधा उससे मिल जाती है जिसको रोकने के लिए इतने कठिन प्रावधान किए जाते हैं। नागरिक समाज को व्यापक रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और
बिनयुक्ति यानी कि बर्खास्तगी की प्रक्रियाओं में भारसाम्य, संगति और संतुलन की अधिकतम संभावनाओं के संदर्भ में इस तरह की मारक विसंगतियों को दूर किए जाने पर विचार करने के लिए संगठित होना चाहिए। एक प्रस्ताव निश्चित रूप से बनाना चाहिए। देखिए, समानता का संवैधानिक आश्वासन का सबसे ज्यादा पालन अगर कहीं होता है तो वह होता है एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत में। हमारे संविधान में समानता के प्रति जो एक दायित्व दिखलाया गया है, समानता को एक उद्देश्य के रूप में, राज्य के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया है, अवसर की समानता और विभिन्न तरह की समानता को, तो उसका पालन सिर्फ एक व्यक्ति एक वोट यानी कि जो हमारे वोटिंग प्रोसेस है और उसमें तो वो सुनिश्चित है, बाकी जगह पर उसका उद्यम से सुनिश्चित होना थोड़ा मुश्किल है। और अन्य मामलों में जो समानता के सिद्धांत के अनुपालन की स्थिति क्या है, यह तो जग जाहिर है। हम सभी जानते हैं कि विषमता की खाई इतनी जबरदस्त बढ़ रही है, सबसे गरीब लोग जो हैं उनकी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। तो और ये सब सरकारी नीतियों के कारण ऐसा होता है। और यह जो कहते हैं कि अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से कोई करता है, तो इस बात में सच्चाई है, लेकिन उससे बड़ी सच्चाई ये है कि सरकार की बनाई हुई नीतियों से उनको बल मिलता है। लेकिन ऐसा लग रहा है अभी कि संविधान सभा ने जो इतनी मेहनत करके एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को खड़ा किया गया था समानता का अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, अगर किसी कारण से, किसी छल प्रपंच से अगर इसमें भी काट छांट हो जाती है, यानी कि मतदाता सूची से ही नाम निकाल दिया जाता है और एक खास उद्देश्य से ऐसा किया जाता है, तो यह बहुत ही भयानक हो सकता है। और इतना भयानक हो सकता है इसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर एक व्यक्ति एक वोट के प्रति कोई कोताही बरती गई तो मुझे तो बाबा साहब की बात याद आती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चेतावनी को हम सबों को याद करना चाहिए। बाबा साहब ने बिल्कुल साफ साफ कहा था, और पॉलिटिकल जो हमारे नेता है, राजनीतिक नेता हैं, उनको तो और भी ढंग से इस बात को याद करना चाहिए कि बाबा साहब ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि जो लोग असमानता से पीड़ित होंगे या हैं, वे राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को, जो हमारे पास अभी है राजनीतिक लोकतंत्र का ढांचा, इसको उखाड़ फेंकेंगे। और इस संविधान ने इसे इतनी मेहनत से तैयार किया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो पूरी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का लक्ष्य क्या है? उस प्रक्रिया का लक्ष्य तो फिर कहूँ कि यही है कि किस प्रकार से नागरिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके, और मतदान की प्रक्रिया में जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, और उसमें सही नागरिक और जरूर वोट दें, और उनको वोट देने से किसी एक भी नागरिक को वंचित न होना पड़े वोटदान के अधिकार से। तो स्थिति ये है, लेकिन लगता है कि ये एक भिन्न स्तर पर ये इसके मनोभाव दिख रहे हैं। ये मनोभाव क्या है? आप सबों से अनुरोध है कि कृपया इन तमाम विषयों पर सोचें, क्योंकि ये सवाल हमारे लोकतंत्र से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और अगर नागरिक समाज के लोग, हम और आप इन बिंदुओं पर नहीं सोचेंगे तो हमारा देश एक बहुत ही गलत संदर्भों से जुड़ सकता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे पुरखों के श्रम पर पानी फिर सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया इसको देखें। देखिए, कुछ फैसले होते हैं जो अदालतों में तो होते हैं, लेकिन असल फैसले जो होते हैं भाग्य विधाता जनता, भाग्य विधाता तो खुद है। तो हमने संविधान में कहा था, हमारा जो हमारे राष्ट्र गीत में भी है, जब हम भारत भाग्य विधाता की बात करते हैं तो भारत भाग्य विधाता जनगण है, जनगण खुद है। और जनगण से अनुरोध है कि वो अपनी शक्ति को पहचाने और भारत भाग्य विधाता होने के अपने ऐतिहासिक दायित्व को ठीक ढंग से उसका निर्वहन करें। आप निश्चित रूप से सोचें, आपको इससे हमारी बातों से सहमत होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आप अपने ढंग से इन तमाम प्रक्रियाओं पर सोचें और अपना एक विचार बनाएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं और फिर बात करते हैं।